अंदर है। नेचुरल रिसोर्सेज तो आप समझ रहे होंगे, आपके यहाँ कोयला, जो सोना, हीरा, इसके अलावा वन के संसाधन, लकड़ी आदि, फिर अबरक है, तांबा है, लोहा है, आयरन ओर, ये इस तरह के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं। तेल, ऑयल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स, ऑयल। तो ये कितना नेचुरल रिसोर्स है, इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। आपके पास जैसे मान लीजिए अरब देशों, खाड़ी के जो देश हैं, वहां नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है नेचुरल रिसोर्स। कोई बात न करे आपस में, प्लीज आपस में बात न करें आप लोग। तो अब जो नेचुरल रिसोर्स है वो यही सब है। अब जैसे खाड़ी के देश की बात मैं बता रहा था, तो खाड़ी के देश में इतना तेल का भंडार है वहां कि उनको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर्याप्त तेल का भंडार है और इतना सारा पैसा मिलता है कि अरब देश में सभी करोड़पति और अरबपति हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती है, अय्याशी भरी जिंदगी जीते हैं। पानी नहीं है तो पानी खरीदते हैं। फिजिकल कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल कैपिटल जितना है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, जितनी क्षमता है इन्वेस्ट करने की, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी विकास आपका, आप विकास करते हैं, आर्थिक प्रगति होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत है वो उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपके पास रेल का संसाधन नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है, आपके पास दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा नहीं सकते। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मान लीजिए नासिक में प्याज होता हो, लेकिन नासिक से बाहर ले जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं है, सड़क नहीं है, तो कैसे पैसा मिलेगा किसानों को ठीक ठाक, या व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखिए दोनों तरह से काम आता है। पॉपुलेशन एक माइनस पॉइंट भी है और पॉपुलेशन एक प्लस पॉइंट भी है। पॉपुलेशन प्लस पॉइंट, जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है, जिसमें अमर्त्य सेन भी हैं। अमर्त्य सेन का नाम आपने सुना होगा, नोबेल प्राइज इनको मिला था, भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। तो अमर्त्य सेन ने कहा था कि पॉपुलेशन कोई माइनस पॉइंट नहीं होता है, पॉपुलेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि उन हाथों का हम इस्तेमाल कैसे करें। हम अगर उन हाथों का सही इस्तेमाल करेंगे तो वो विकास दर में हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने में मददगार साबित होते हैं। आप लेबर को स्किल्ड बनाइए और आपकी ग्रोथ होगी। तो पॉपुलेशन एक प्लस फैक्टर है, लेकिन माइनस फैक्टर वो तब हो जाता है जब वो बोझ बन जाता है, यानी उसका आप पूरा, उसकी क्षमता का पूरा दोहन नहीं हो पाता, तो फिर वो आपके लिए बोझ बन जाता है। यानी जो संसाधन देश के पास हैं उन्हीं से उनको भी खिलाना पड़ेगा। बेरोजगारी दर बहुत बढ़ जाएगी अगर उनका उपयोग नहीं हो पाएगा, उनको आप रोजगार नहीं दे सकते, आपके पास प्लानिंग नहीं है अगर। तो पॉपुलेशन एक प्लस पॉइंट भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मददगार साबित हो सकता है अगर उस वर्क फोर्स का ठीक से इस्तेमाल किया जाए और आपके पास योजनाएं हों जिसमें उनको आप लगा सके। अगर आपके पास योजना ही नहीं है तो फिर तो बेकार है, फिर तो वो बेरोजगार रहेंगे और बेरोजगार रहेंगे तो देश पर बोझ बनेंगे। उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी लेबर फोर्स, स्किल्ड लेबर फोर्स जिसको कहते हैं, स्किल्ड लेबर फोर्स। अब ये स्किल्ड लेबर फोर्स आपके लिए एक पूंजी है, ये
ह्यूमन कैपिटल है आपके लिए, पूंजी है, और स्किल्ड लेबर के जरिए ही देश तरक्की करता है। तो आपकी तरक्की के लिए, इकोनॉमी की तरक्की के लिए ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी है, दैट इज स्किल्ड लेबर फोर्स। उसके बाद टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो आपकी ग्रोथ हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी है तो आप ग्रो करेंगे। अगर नई टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है तो आप पुरानी पद्धति से, देखिए खेती, पुरानी पद्धति से खेती जब हमारे यहाँ होती थी तो हमारे देश का पेट नहीं भरता था। अमेरिका से गेहूं आता था तो हमारा काम चलता था, लेकिन आज हमारे के पास बहुत ज्यादा अनाज है, अनाज की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। तो टेक्नोलॉजी की बदौलत है ये, टेक्नोलॉजी की बदौलत। और जो छठा फैक्टर है वो है लॉ, यानी कानून। कानून का मतलब है कि ग्रोथ के अनुकूल, यानी इंडस्ट्री के अनुकूल, खेती के अनुकूल, सर्विस सेक्टर के अनुकूल आपका लॉ होना चाहिए। अगर आपका लॉ कोई एक कारखाना खोलने में बाधक बनता है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में 5 साल लग जाएंगे क्योंकि कानून ऐसा है कि चक्कर लगाते रहो, तो पता लगा कि 5 साल में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खुल पाई, एक कारखाना खुल पाया, ग्रोथ क्या होगा? खाक। तो इसलिए लॉ को ऐसा होना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड, that should support the industry, that should support the service sector, that should support the agriculture sector, और तभी आपका वो हो सकता है। अब आप देखिए कि एक प्रोजेक्शन किया गया है इस आधार पर। पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं उसकी, जो ऐसे 6 फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकते हैं, ऐसे 6 फैक्टर्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकते हैं, और तब आप अंदाजा लगाइएगा कि इंडियन इकोनॉमी में क्या कुछ सब कुछ सही चल रहा है। हम लोगों ने जो अभी बात की थी वो 6 फैक्टर्स थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें हम लोगों ने जो बात की, जिन लोगों ने नहीं लिखा हो वो लिख लें, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लॉ, ये 6 फैक्टर्स हैं। 6 फैक्टर्स विच लिमिट। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, ह्यूमन कैपिटल के बाद क्या था? मैं फिर से पूरा बता देता हूं। नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी में है, फिजिकल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लॉ। और वो 6 फैक्टर्स जो विच लिमिट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बाधा पहुंचाते हैं, कम कर देते हैं। ये है, पहला है पुअर हेल्थ एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन। पता चला कि हाइजीन आपके यहाँ इतनी खराब है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पता लगा कि चिकित्सा व्यवस्था पर ही सारा पैसा खर्चा हुआ जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहने में ही। अस्पतालों में तो भीड़ लगी रहती है, लेकिन बाकी जगह लोग नहीं दिखाई देते कि वो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हाथ बटा सके। और एजुकेशन, लो लेवल एजुकेशन का, निम्न स्तर शिक्षा का। दूसरा है
lack of necessary infrastructure, lack of necessary infrastructure। आपके पास पता लगा कि उद्योग तो लगा लिया आपने, बिजली ठीक से आपको नहीं मिल रही है, उद्योग तो लगा लिया लेकिन रॉ मटेरियल आपको ठीक से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आ जाएंगी। आपने उत्पादन तो कर लिया लेकिन उसको देश में दूसरी जगहों तक आप पहुंचाए कहां? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं है तो आप ये कर नहीं पाएंगे। थर्ड वन इज फ्लाइट एंड ऑफ कैपिटल। फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल जो है वो जरूरी चीज से निकल के दूसरी चीज में जा रहा है। जैसे मान ले कि उद्योग में लगना चाहिए तो वो प्रोडक्टिव कैपिटल होगा, आप किसी रोजगार में लगाते हैं तो वो प्रोडक्टिव कैपिटल होगा, लेकिन पता लगा कि आप उसका सोना खरीद खरीद के घर में जमा कर रहे हैं, आपके पास पूंजी है लेकिन सोना खरीद के आप लॉकर में रख रहे हैं, वो कैपिटल का प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसी चीजों में, नॉन प्रोडक्टिव चीजों में अगर लगे या कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे हैं, यहां कमाया कहीं और भेज दिया, तो वो जो है उसके कारण भी दिक्कतें आती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, आपका जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, आपकी सरकार ऐसी है जो हमेशा डमाडोल रहती है, हमेशा लगता है कि गिर जाएगी सरकार। अब पॉलिटिकल अस्थिरता है तो आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकते। पता लगा कि आपने निर्णय लिया, जो विपक्ष है वो आपके या आपकी कोalition गवर्नमेंट है, तो दूसरे जो आपके साथी हैं वो कह रहे हैं नहीं 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 ये नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आप देखिए ऐसी एक बड़ी घटना हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार थी, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुआ था, न्यूक्लियर डील नहीं हो इसके लिए कम्युनिस्ट साथियों ने कांग्रेस पर दबाव बनाया था उस समय, और मनमोहन सिंह की सरकार थी और दबाव बनाया, कम्युनिस्ट पार्टीज ने जो सरकार में शामिल थी उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए। अमेरिका का नाम सुन के उनको गुस्सा आ जाता है, चीन का नाम और रशिया का नाम सुन के उनको गुदगुदी होने लगती है, वो बहुत तेजी से हंसने लगते हैं, खूब गुदगुदी होती है। जैसे ही चीन का नाम सुनते हैं कम्युनिस्ट यहाँ, तो उनको गुदगुदी होने लगती है, रशिया का नाम सुनते हैं तो अच्छी गुदगुदी होती है। लेकिन जैसे ही वो नाम सुनते हैं अमेरिका का तो उनको लगता है कि ये तो पूंजीवादी देश है, इसलिए उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं ये चलेगा, अमेरिका के साथ नहीं होगा, और उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था उस सरकार से। हालांकि बाद में मुलायम सिंह ने समर्थन अपना दे दिया था तो सरकार बच गई और न्यूक्लियर डील हो पाया, नहीं तो नहीं होता, गिर जाती सरकार। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये भी एक बड़ा कारण है जिससे ग्रोथ में रुकावट आती है, क्योंकि आप सही ढंग से योजना बना ही नहीं, जैसी योजना चाहेंगे नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर सही नहीं है, मतलब जो संस्थाएं हैं उनका वो ठीक से अपने ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बाधा पहुंचेगी। और एक और लास्ट फैक्टर है, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के कारण भी परेशानियां पैदा होती हैं, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो WTO के नियम ऐसे हैं कि कोई देश कम निर्यात कर रहा है फिर भी वो उसको आयात करना पड़ेगा, उसके नियमों के तहत आप किसी को रोक नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं लोग कि भाई बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, ड्यूटी लगा दी, तो उसका सामान नहीं बिकेगा यहाँ। जैसे चाइना के बारे में अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए जा रहे हैं चाइना के बारे में कि इनके प्रोडक्ट पर इतनी ड्यूटी लगा दो, या कानून ऐसा बना दो कि नहीं, ये चीज आयात करने पर लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ की कंपनियों को, जो यहाँ की इंडियन कंपनी, तो लाइसेंस हम देंगे ही नहीं तो इंपोर्ट करेंगे नहीं। जैसे टायर के मामले में ये नियम भारत सरकार ने बना दिया है कि ट्रक के टायर को छोड़ के
बाकी किसी देश से कोई भी टायर इंपोर्ट नहीं होगा। और बहुत ज्यादा चाइना से हमारे पास आता है, इसलिए चाइना को रोकने के लिए ये किया गया है। तो WTO again, that is also one World. factor, World Trade सर Organization। सर थर्ड पॉइंट आपने क्या कहा था, वो मैंने नहीं लिखा। Flight of capital, flight of Flight? capital, flight, FLIGHT, flight of capital। फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब है थैंक यू सर। कैपिटल का कहीं और लगा देना, कहीं और भेज देना। तो पता लगा जो कैपिटल है वो आपने एक उद्योग से निकाला, दूसरी जगह कहीं अपना लगा दिया, तो उस उद्योग को जो प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए था, जिससे देश को फायदा होता और उस उद्योग को फायदा होता, वो नहीं हो पा रहा है। तो वो दैट इज वन ड्रॉबैक, सो दैट हैज टू बी कंसीडर्ड। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, जो एक प्रोजेक्शन है उसके कारण कि इंडिया का GDP कितना होगा, उसमें प्रोजेक्शन काफी अच्छा है। और 2022 तक $3200 का इंडिया में GDP हो सकता है। तो ये $, में बिलियन, मतलब 3200 बिलियन, 3200 बिलियन, तो इतना $, में हो सकता है। ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। तो हालांकि अभी तो हमारा मतलब बहुत खराब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे। अब देखिए आप, जो आपका अगला टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, सर्विसेज, एग्रीकल्चर। ये आपका अगला टॉपिक है। देखिए, जो GDP है उसमें 3 चीजें शामिल हैं। कोई बात नहीं, छींक आ रही है तो छींक लो आद्या, छींक को रोकना नहीं चाहिए। पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, बस कुछ पॉइंट्स, एक पॉइंट रह गया मेरा। हाँ, क्या? बोलो बोलो, किसमें? सर एक पॉइंट रह गया, ये जो 6 पॉइंट्स है डिग्रेडिंग इन इकोनॉमी फैक्टर, लिमिटिंग, ख्याल से पहला वाला या दूसरा मेरा रह गया, या लिमिटिंग। पुअर, मैं फिर से दोहरा देता हूं, पुअर हेल्थ एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन। पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, और शिक्षा का लो लेवल। लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है। तीसरा है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। चौथा है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। पांचवा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और छठा है WTO। ठीक है, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, सर्विस, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखिए, जो GDP है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने अभी की है, जो GDP है उसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। 3 चीजें। अब GDP किसको कहते, किसको है? जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कहते किसको है? वो कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू जो आपका निकल रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो गुड्स यानी सामान, और सर्विस सेक्टर, सर्विस जितना भी है, जैसे होटल है, इंश्योरेंस है, रेलवे है, फ्लाइट है, बसेज हैं, होटल्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, ये और एग्रीकल्चर, ये सब मिला के इसका जो उत्पाद होता है, यानी उससे जो आय बनती है, उसका जो योगदान है, उस सब मिला के उसी वैल्यू को
जीडीपी कहते हैं, यानी प्रोड्यूस्ड total value of all final goods and services produced within a country over a period of time. Over a period of time का मतलब है कि साल भर के लिए उसको किया जाता है। मतलब एक साल में जितना इंडस्ट्रियल आपका उत्पादन हुआ, जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन हुआ और जितना सर्विसेज में ग्रोथ हुई, कमाई हुई, लेन देन हुआ, वो सब मिला के जीडीपी आंकी जाती है। उससे ही वही पैमाना है जीडीपी का। ठीक है, अब देखिए ये जीडीपी पर असर कैसे लगता है, कैसे पड़ता है। अब यूएस में देखिए, अभी आप यूएस में पहले आप ये जान लें कि किसका कितना परसेंटेज है, योगदान किसका कितना है, किस सेक्टर का। आप इसको भी लिख लें। सर्विस सेक्टर का योगदान, जैसे पिछले के पिछले साल का मैं बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। सर्विस सेक्टर 53.66%, 53.66%, 53.66%। इंडस्ट्री 29.02%, एग्रीकल्चर 17.32%, 17.32%। अब देखिए ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और इसको आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि 60% मोटे तौर पर एवरेज 60% योगदान सर्विस का है, लगभग 30% या उससे जरा सा कम योगदान इंडस्ट्री का है, और एग्रीकल्चर का सबसे कम है। सबसे ज्यादा सर्विस का है, दूसरे पर इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे, और तीसरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो औसतन 15-16% होता है, और खराब फसल हो जाए तो 12% तक भी गिर के नीचे चला गया है। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड इस पर करता है कि मौसम खराब है, किसी कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो पाया तो वो कम रहता है। लेकिन अभी एग्रीकल्चर के मामले में हमारी स्थिति थोड़ी ठीक है, इसलिए 16-17% तक हमारी कृषि व्यवस्था से इसमें योगदान जीडीपी में मिलता है। सबसे ऊपर सर्विस सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रीकल्चर। अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ हो जाए तो जीडीपी यानी जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो नीचे जाएगी, वो नीचे चली जाएगी। और जो आप देखते हैं ग्रोथ रेट, और आप में से किसी ने सवाल भी पूछा था कि 10% से ऊपर हम कैसे हासिल करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा था कि कैसे हम करेंगे, तो उसका जवाब यही है कि हमें सर्विस सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तभी हमारा, और भी कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें कुछ और भी हैं जो इसमें जुड़ती हैं, बहुत मतलब हर चीज इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 सेक्टर है। अब इन तीनों सेक्टर में देखिए, सर्विस सेक्टर हमारा तो बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर बड़ा हो रहा है हमारा धीरे धीरे। इंडस्ट्री सेक्टर पिछले 2 वर्षों से उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर चल रही है, क्योंकि जो ब्लैक मनी पर अंकुश लगाया गया इंडिया में, कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल और नोटबंदी जो हुई थी उसके बाद से खास करके और भी, तो इसके कारण इंडस्ट्री सेक्टर पर थोड़ी दिक्कत आई है। और जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो कुछ और चीजें हैं उसमें भी परेशानियां पैदा हुई हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए कि वो बारिश अच्छी हो गई, बारिश कम हो गई, मौसम ठीक नहीं रहा, टिड्डी दल आया, जो अभी आया था पाकिस्तान, ईरान से पाकिस्तान होते हुए हमारे यहाँ, और हमारी फसलों को चट कर गया था, तो फसल तो बर्बाद हुई। तो एग्रीकल्चर पर कभी कभी इस तरह से मार पड़ती रहती है। तो
वो हमें असर करता है। लेकिन जीडीपी को अगर बढ़ाना है तो हमें इन 3 सेक्टर पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आ जाती हैं, यानी उद्योग धंधों को आपको बिजली मुहैया करानी पड़ेगी, रॉ मटेरियल मुहैया कराना पड़ेगा, आपको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, वो आना चाहिए। उसके बाद सर्विस कंडीशन ठीक होनी चाहिए, लॉ को सही तरह आपको परिभाषित करना पड़ेगा। बहुत सारे लॉ इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे बनाए हैं जिससे कि इंडस्ट्री को दिक्कत न हो अपना काम करने में, और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या जो लोग यहाँ अपना कुछ लगाना चाहते हैं वो लगा सके, जिससे कि मतलब कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सके, पार्टनरशिप में कर सके, मेक इन इंडिया के तहत आ सके। तो ये तभी संभव है जब लॉ आपका बाधा न पहुंचाए इस काम में। हमारे यहाँ बहुत सारे नियम ऐसे हैं कि बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा घूस देनी पड़ती है, सबको रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उनका काम हो पाता है। इसलिए लोग घबराते हैं यहाँ इंडस्ट्री लगाने में और इस सब। तो ये है आपका अब देखिए एक चीज और आप समझ लें, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगा। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। विनय, विनय यार बैठो ठीक से, सो रहे हो, लेट रहे हो, सो रहे हो, नींद आएगी तो क्या फायदा है, नींद आएगी तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो उन्नत देश हैं, जैसे अमेरिका है, यूके है, यूरोप के अन्य देश हैं, यहां जो ग्रोथ रेट है वो कम रहती है, इसलिए कि वो उन्नत हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो विकास दर है उनका वो कम रहेगा। अगर 2% है तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी विकास दर 2 है, लेकिन जो विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उनको बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा, उनको बहुत तेजी से, उनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपीट कर पाएंगे दूसरे से। इसीलिए आप देखिए कि 2016 का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं। 2016 का अमेरिका की विकास दर थी 1.6%, 1.6%, और इंडिया की विकास दर थी 2016 में औसतन 7.1%, 7.1%। हमारी विकास दर 7% अगर है तो हम दुखी होते हैं कि नहीं, इसको 8 के ऊपर ले जाना है। लेकिन अमेरिका का विकास दर अगर 1.6% है तब भी वो इत्मीनान में रहता है कि चलो ठीक है, मतलब कुछ तो बढ़ रहा है, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है, वो बहुत विकसित हो चुका है। तो अब जो विकास उसको करना है वो उतनी तेजी से करने की उसको जरूरत नहीं है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर चुका है हर क्षेत्र में। तो वहां जो विकास दर होगी वो कम विकास दर होगी, हमेशा कम होगी। और जो विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, दे शुड हैव अ बेटर ग्रोथ रेट, ओनली देन दे कैन compete with other countries, the countries who are already developed। और देखिए इस पर बहुत सारी बातें आई हैं, जैसे अमेरिका ने और कुछ और देशों ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान और चाइना में देखिए पॉल्यूशन बहुत है, ग्रीन हाउस गैस को आप लोग कम कीजिए। तो यही जवाब इन लोगों ने दिया था कि देखो हम तो विकास कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगी, हम कर देंगे, तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा विकास कैसे होगा। चाइना ने भी यही कहा। और
उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विकास दर, ये हमारा जो पॉल्यूशन रेट है उसको देखो कि हम कम पॉल्यूट कर रहे हैं पर कैपिटा। अगर देखोगे तो पर कैपिटा अमेरिका में ज्यादा मिलेगा क्योंकि वहां की आबादी कम है, वहां सभी कार इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ सब नहीं करते। हमारे यहाँ सब करने लगेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा प्रदूषण। तो पर कैपिटा हमारे यहाँ देखो तो जो जीडीपी है वो कम होगी वहां विकसित देशों में। विकासशील देशों को ज्यादा जीडीपी चाहिए। इंडिया अगर 8 से नीचे है तो अच्छा नहीं है, 8 से ऊपर जितना भी रहेगा इसके लिए वो संतोषजनक होगा। आप जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो या एनीथिंग, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई हो, एनी कम्युनिकेशन गैप, एनी डाउट्स। किसी को कहीं कोई चीज है जो कंफ्यूजन हो, डाउट हो कोई भी? अभी तक हम लोगों ने जो बात की उसमें? नो सर। ओके ओके, क्योंकि अब 2 या 3 मिनट हम लोगों के पास हैं, 2-3 मिनट में ये कट जाएगा अपने आप। तो इसलिए अगर कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ सकते हो, कोई भी सवाल अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसको, या पहले भी जो डिस्कस किया था उसमें से भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ सर एक क्वेश्चन सर, मैं हाँ। कह रही थी जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस, तो हाँ। उसकी वजह से तो बहुत सारा ये काम हमारा रुका हुआ था, तो इसमें तो कोई इकोनॉमी में कोई ग्रोथ तो हुई नहीं, डिटोरिएशन हुई। तो ये सारे फैक्टर लाइक कि जैसे कि बीमारी हो गई या फिर मतलब बहुत ज्यादा कुछ बर्बाद हो जाता है, लाइक बहुत बड़े स्केल पे प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई या कुछ लोग मर गए या फिर इस चीज का लॉस से, तो ये सब चीज इकोनॉमी के ग्रोथ या डिटोरिएशन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? नहीं, वो